एक अहम खबर, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान। उत्तर प्रदेश से 2 सीटों पर होगा ज़मीनी इंतखाब। 23 सितंबर को होगा इंतखाब। 23 सितंबर की ही शाम को होगी काउंटिंग। सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सिंह सेठ के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटें, इसी महीने दोनों ने दिया था इस्तीफा। बड़ी खबर, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाब का ऐलान। उत्तर प्रदेश से 2 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब होगा। 23 सितंबर को इंतखाब होगा और 23 सितंबर की ही शाम को होगी काउंटिंग। सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सिंह सेठ के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी ये सीटें, इसी महीने दोनों ने इस्तीफा दिया था। और पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात अम्मा ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान ने आज तजुर्बा किया है बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का, और पाक फौज का शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गजनवी मिसाइल के बारे में बताया कि 290 किलोमीटर तक ये वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया है। बीजेपी तर्जुमान सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रिमोट अमेरिका के पास है, कभी भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सर, जब से 370 हटाई है, पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत का एयर स्पेस बंद कर दें। अब देखिए, पहले तो 370 तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था, जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें संशोधन लाएंगे नहीं लाएंगे, इनका इसमें क्या अधिकार है बोलने के लिए। और ऐसे कमज़ोर जिसका दिवालापन निकला हुआ है, अमेरिका की भीख पर जिंदा है, ये हमें धमकी दें तो हम भी उनको उल्टा बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा भी हम हालत करेंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान में कुछ देश के अंदर तो कुछ पैदा ही नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होती है, सारा बाहर से अमेरिकन पैसा का उपयोग करके वो जिंदा रहते हैं। तो ये जहाज़ तो हमारे पास से ही जाती है, हमारी पानी से जाती है, हाँ हमारी पानी से ही जाती है, तो इसीलिए हमारे समुद्र के पानी से जाती है, तो हम उनको रोक सकते हैं। जब हमारे पानी में है हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि उसमें ड्रग्स थे, उसमें हथियार थे, नाजायज़ हथियार थे, उसके लिए हमने किया। ऐसा हमें तो अनेक कारण दे सकते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कारण दे सकते हैं। फिर तो कराची बंद हो जाएगा, फिर तो ये भूखे मर जाएंगे। सर, लगातार पाकिस्तान के कई सारे मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। एक मंत्री कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में हमारा युद्ध हो जाएगा। हाँ, हम तो उसके लिए तो तैयार हैं। बड़ी किसके साथ करेंगे? लाठी और चाकू से? इनके पास है क्या? ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी बटन तो अमेरिका के पास है। चाइना तो इनको साथ नहीं देने वाली है। चाइना आवाज़ करने के लिए तैयार है, सहानुभूति रखने के लिए। बट चाइना को इतना लंबा सप्लाई लाइन है, वो ऐसे ही साधारण कारण से दूसरे के लिए नहीं आएगी, वो अपने के लिए कोई हित होगा तो करेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये संभव है कि मैंने इसीलिए कहा था 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कि नवंबर में ये जो गुड़िया है इमरान खान, उसको हटा के मिलिट्री रूल पाकिस्तान में आ सकती है। हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ पवन गौर, एडवोकेट टीवी, दिल्ली।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से पूछा है कि कश्मीर इसका कब तक। लद्दाख की लेह में 26वें लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कश्मीर पर उसका दावा तस्लीम नहीं करते। मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारी इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा। आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लान्ड वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत आपको नहीं देगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दफा 370 के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि यह हमारा मंसूबा था कि मुल्क में एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे वो कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही, जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात में हैं। उन्होंने गुजरात में बैटरी से चलने वाली बसों का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में इन बसों को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद में अमित शाह ने शजरकारी मुहिम में भी शिरकत की। रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने और दफा 370 हटाए जाने के 25वें रोज भी श्रीनगर शहर के कई इलाकों में लगातार दफा 144 नाफिज है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। निजी ट्रांसपोर्ट शहर के अक्सर इलाकों में चलता नजर आ रहा है। साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई सीनियर मेन स्ट्रीम सियासी लीडर मुसलसल हिरासत में हैं। मौसलाती निज़ाम बंद रहने की वजह से मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। पीएम मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की। इस सिलसिले में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। खेल और फिल्मी सनत से जुड़ी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद थीं। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। पीएम मोदी ने मुल्क भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि फिटनेस पर वीडियो स्कूलों में दिखाए जाएं। उन्होंने कहा कि खेल का रास्त ताल्लुक फिटनेस से है। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का यौम पैदाइश है। इसी खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मन की बात एड्रेस हैड सेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र। युवाओं के प्रतिनिधि तुम ढूंढ के लाते हो, बांझ सा साहस है,
तो मेरे कंधों को मजबूत। गति और फुर्तीलेपन की परीक्षा है। ये रखता है इंद्रियों को पैना और जांघों को मजबूत। जहां ये शरीर में नियंत्रण पैदा करता है। प्रसिद्ध कुश्ती सिद्ध करने का अभ्यास है। की दौड़, वल्लम कली, खुशियों का सामूहिक प्रदर्शन है। भी फिटनेस है। शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, अपनी मुद्राओं के लिए भांगड़ा, ढोल की थाप के साथ हर खुशी के मौके पर रंग जमाता है। कुछ लोगों को लगता होगा तो हम तो स्कूल जाते नहीं हैं, कॉलेज जाते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ विद्यार्थियों का क्यों कहा? आप लोग यहाँ आए हैं, उम्र कोई भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए, क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं, उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। एक और अहम खबर इस वक्त आ रही, पाकिस्तान की जंग की धमकी देने का मामला। मौलाना महमूद मदनी का बयान, पाकिस्तान की हिंदुस्तान को जंग की धमकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। मौलाना महमूद मदनी का सवाल पाकिस्तान से कि मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में क्या इंसाफ हो रहा है। तो पाकिस्तान की जंग की धमकी देने के मामले पर मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान को जंग की धमकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा होगा। और मौलाना महमूद मदनी का सवाल ये है कि पाकिस्तान से पूछा है महमूद मदनी ने कि मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में क्या इंसाफ हो रहा है। तो मौलाना महमूद मदनी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान को जंग की धमकी देने की बात कर रहा है, ऐसे है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मौलाना महमूद मदनी ने पाकिस्तान से सवाल भी किया है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या इंसाफ हो रहा है। पाकिस्तान की जंग की धमकी देने के मामले पर मौलाना महमूद मदनी का बयान आया है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान को जंग की धमकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। मौलाना महमूद मदनी का सवाल पाकिस्तान से है कि मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में क्या इंसाफ हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के एक आला पुलिस अफसर इम्तियाज हुसैन ने BBC, अल जज़ीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों की सख्त तनकीद की है। इम्तियाज हुसैन ने पूछा कि ये मीडिया इदारे दहशतगर्दों के हाथों हलाकतों पर खामोश क्यों हैं। पुलिस अफसर ने बैनुल अक़वामी मीडिया के एक सेक्शन पर
इल्ज़ाम लगाया कि ये हिंदुस्तान मुखालिफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हटाने के मरकज़ के फैसले के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस तरह की बयानबाजी शुरू की है। और एक बड़ी खबर इस वक्त, स्वामी चक्रपाणी ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से अपील की, भीम आर्मी पर पाबंदी लगाने की मांग। राम ने लंका जाकर रावण को हलाक किया था। स्वामी चक्रपाणी का कहना है, एक रावण यूपी में दाखिल हो गया है, इसे रोकने की जरूरत है। स्वामी चक्रपाणी ने अपील की है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से कि भीम आर्मी पर पाबंदी लगाए। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि राम ने लंका जाकर रावण को हलाक किया था, एक रावण यूपी में दाखिल हो गया है और उसे रोकने की जरूरत है। एक बार फिर आपको बता दें कि भीम आर्मी पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। स्वामी चक्रपाणी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से अपील की कि भीम आर्मी पर पाबंदी लगाई जाए। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि राम ने लंका जाकर रावण को हलाक किया था, एक रावण यूपी में दाखिल हुआ है, उसे रोकने की जरूरत है। तो स्वामी चक्रपाणी की अपील अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से कि भीम आर्मी पर पाबंदी लगाई जाए। भीम आर्मी पर पाबंदी लगाने की मांग की है। स्वामी चक्रपाणी ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि भीम आर्मी पर पाबंदी लगाएं। साथ ही उन्होंने हवाला दिया कि राम ने लंका जाकर रावण को हलाक किया था, एक रावण यूपी में दाखिल हो गया है और उसे रोकने की जरूरत है, ये कहना है स्वामी चक्रपाणी का। इलाहाबाद में रियासती हुकूमत की तरफ से कायम करदा गौशाला की देखभाल मुस्लिम किसान कर रहे हैं। इस गौशाला में 200 के करीब गाय हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से कोई ताउन न मिलने की वजह से बीमार गायों को बचाना मुश्किल हो रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। इलाहाबाद शहर से 60 किलोमीटर दूर कोरवा तहसील के बड़ूखर में गांव पंचायत की तरफ से गौशाला कायम की गई है। इस गौशाला की काबिले जिक्र बात यह है कि इसकी देखरेख गांव के मुस्लिम किसान कर रहे हैं। इस गौशाला में सेहतमंद गायों के अलावा बड़ी तादाद में बीमार गाय भी हैं, लेकिन मकामी इंतजामिया की तरफ से किसानों को कोई ताउन न मिलने की वजह से बीमार गायों को बचाना मुश्किल हो रहा है। डाले गए साहब, जानवर हमारे कुछ मर रहे हैं, उनको सही ढंग से दवा नहीं हो रहा है। डॉक्टर को फोन किया जाता है, आता है डॉक्टर, देख के चला जाता है, जानवरों के बीच खड़ा होकर अपना फोटो ले लेते हैं। कोई अधिकारी आते हैं? कोई अधिकारी एडीओ पंचायत लोग आते हैं तो लोग भी जानवरों के पास खड़े होकर अपना फोटो खिंचा करके चले जाते हैं। यहाँ जो समस्या बताते हैं, कहते हैं ठीक है कल हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं, खाली हम लोग परेशानी में आज 8 महीना चल रहे हैं। तो क्या करें, जानवर मर रहे हैं, उनको फेंकते फेंकते हम लोग परेशान हो गए, तो इसलिए अपना हम 2-3 जानवर मर चुके। मकामी किसानों की तरफ से गौशाला की बीमार गायों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों ने बीमार गायों की इत्तला मकामी इंतजामिया को कई बार दी है, लेकिन अभी तक इस गौशाला में इलाज के लिए किसी डॉक्टर को नहीं भेजा गया है। इसके अलावा इंतजामिया ने गौशाला की सिक्योरिटी के लिए जिन अफराद को रखा था, इनकी तनख्वाह अभी तक अदा नहीं की गई है। यही है भाई, पगार नहीं मिल रहा है पूरा 8 महीना हो गया। माल भी मर रहे हैं, 10 से 5 डेली मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहा है, फोनों करे को नहीं आ रहा है, क्या करें हम लोग। रियासत की योगी हुकूमत ने गौवंश की तहफ्फुज के लिए बाकायदा अलग से वजारत तक कायम की हुई है, लेकिन रियासत के दूर दराज के गाँव में कायम गौशाला की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गर्चे बड़ूखर गांव के मुस्लिम किसान बीमार गायों को मरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताहम जब तक हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, इनका ये काम मुश्किल होता जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
क्या आप जानते हैं स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? अगर नहीं तो आपको हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। आज ही के दिन सन 1905 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में पैदा हुए। हॉकी में उनकी कामयाबियों की वजह से हुकूमत हिंद ने उनके यौम पैदाइश को स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। सात भाई बहनों में वो दूसरे नंबर के थे। वालिद का तबादला झांसी हुआ तो ध्यानचंद भी वहीं के हो गए। 16 साल की उम्र में फौज में शामिल हुए। फौज की मसरूफ ड्यूटी के बीच जब वक्त मिल जाता तो वो लाठी से मशक शुरू कर देते। आर्मी के हॉकी कोच ने उन्हें रात के वक्त प्रैक्टिस करते देखा तो मुतासिर होकर ध्यान सिंह से उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। धीरे धीरे उनके खेल की तारीफ फौज के अंग्रेज अफसरों तक पहुंची। इस तरह से मेजर ध्यानचंद का नाम हॉकी के खिलाड़ी की हैसियत से मशहूर हो गया। उनने इस पूरे देश का नाम रोशन किया है। अगर इंडिया किसी चीज से अभी तक मशहूर है तो बाबूजी के नाम पे मशहूर है। सन 1926 ध्यानचंद के लिए कामयाबी की सीढ़ी के तौर पर जाना जाता है। हिंदुस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। हिंदुस्तानी टीम ने 21 मैचों में 192 गोल दाग दिए। अकेले ध्यानचंद ने 100 से ज्यादा गोल किए। ध्यानचंद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। हिंदुस्तानी टीम पहली बार ओलंपिक्स खेलने गई और गोल्ड मेडल जीतकर वापस आई थी। ध्यानचंद के खेल की दुनिया दीवानी हो गई। 1932 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भी हिंदुस्तान ने सोने का तमगा जीता था। ध्यानचंद दुनिया के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर बन चुके थे। ध्यानचंद ने आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो हॉकी खेल को एक जो रुतबा, जो एक ऊंचाई प्रदान करी, मापदंड रखे, वो आज तक कायम है और ऐसे खिलाड़ी के रूप में अपने को स्थापित किया जिसमें उनको ध्यान सिंह से ध्यानचंद का नाम दिया गया। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स ध्यानचंद का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल कहा जाएगा। ध्यानचंद के जादुई खेल की बदौलत हिंदुस्तान ने फाइनल में जर्मन टीम को हिटलर के सामने शिकस्त दी। हिटलर ध्यानचंद के मौजूदाती खेल से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें फौज में मार्शल के ओहदे की पेशकश की। लेकिन मुल्क से मोहब्बत करने वाले ध्यानचंद ने दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर की पेशकश को ठुकरा दिया। हॉकी के मैदान में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क याद कर रहा है। हॉकी के जादूगर बने ध्यानचंद का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। हॉकी के खेल को पूरे विश्व में नया आयाम देने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कभी इसी हीरोज ग्राउंड में अभ्यास किया करते थे जहां पर आज नई पीढ़ी के लोग अभ्यास कर रहे हैं। यह वही ग्राउंड है जो मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी की स्टिक से गेंद को पोस्ट में डाला करते थे। तो फिलहाल खेल दिवस के दिन, आज के दिन, ये हीरोज ग्राउंड कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद या क्यों कहें हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की याद दिलाता है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18 झांसी। और एक बड़ी खबर, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान सामने आया है। शशि थरूर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म पर तबसरे के मामले पर थरूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। थरूर ने इत्मीनान बख्श तरीके से सफाई पेश की है। बड़ी खबर इस वक्त की, वज़ीर-ए-आज़म पर तबसरे के मामले पर थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान सामने आया है। शशि थरूर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। थरूर ने इत्मीनान बख्श तरीके से सफाई पेश की है। वाज़ेह के वज़ीर-ए-आज़म पर तबसरा किया था शशि थरूर ने, जिसको लेकर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म पर तबसरे के मामले पर थरूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। थरूर ने इत्मीनान बख्श तरीके से सफाई पेश की है। तो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी शशि थरूर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पर तबसरे के मामले पर थरूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। थरूर ने इत्मीनान बख्श तरीके से सफाई पेश कर दी है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान सामने आया है। क्या उत्तर प्रदेश जराइम का प्रदेश बन चुका है?
क्या यहाँ आइन और कानून नाम की वाकई कोई चीज नहीं बची है? क्या यहाँ अमन पसंद लोग मुतमईन होकर बेखौफ जिंदगी गुजार रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकारी, सियासी और समाजी सतह पर मुख्तलिफ हैं, बल्कि यूं कहें कि बिल्कुल बरक्स हैं। सरकारी दावे हैं कि प्रदेश को जराइम से पाक किया जा रहा है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ और समाजी कारकुन और आम लोगों के मुताबिक यहाँ आम इंसान अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला है। तो आप लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। उत्तर प्रदेश में कत्ल, गारतगिरी, इस्मत दरी, लूट, लिंचिंग और चोरी डकैती की वारदातें मामूल की बात हैं। अब लोग इस तरह की खबरों के इतने आदी हो चुके हैं कि एक दो कत्ल और चोरी डकैती की खबरों पर न हैरत का इजहार करते हैं और न इनकी जमीनों पर बल पड़ते हैं। वो जिम्मेदार लोग और वो तंजीमें जो समाजी काम जमीनी सतह पर कर रही हैं, उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में आम आदमी खौफ में मुब्तला है और आदमी ही क्या, खवातीन पर बढ़ते जराइम ने तमाम लोगों के लिए जमीन तंग कर दी है। जब मैं महिला मुद्दों पे काम करती हूँ तो मैं देख रही हूँ महिलाओं पे क्राइम बहुत बढ़ रहा है। बाराबंकी में बलात्कार करके महिला का हाथ पैर तोड़ दिया गया। अभी इससे पहले उन्नाव में महिला के साथ बलात्कार, और कितने हीनियस क्राइम। बलात्कार मुझे लगता है सबसे हीनियस क्राइम है। कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? इस क्राइम को रोकना स्टेट का काम है। इसकी वजह ये भी है कि क्राइम बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि जब से हमारी सरकार आई है कोई दंगा नहीं हुआ है, जबकि आप देखेंगे जो दंगे के मामले हैं केस वाइज अगर आप देखें तो वो संख्या बहुत बड़ी है। अब इसमें दंगों का स्वरूप बदल दिया गया है। अब जो व्यक्तिगत घटनाएं भी हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, उनको दंगे के अपराध के रूप में दर्ज किया जाता है। काफ़ी लोगों को नामजद किया जाता है और उससे कई गुना अज्ञात लोगों को उसमें डाल दिया जाता है। रिहाई मंच और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसी तंजीमों से जुड़े लोग कहते हैं कि मौजूदा इक़्तिदार में जराइम ने अमन पसंद लोगों की नींद हराम कर दी है। जुर्म की जद में सब आ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर दलितों और मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक पिछले साल की बनिस्बत डकैती के मामलों में 27% कमी आई है। एक नजर हालिया सरकारी आदाद और शुमार पर। पिछले साल की बनिस्बत डकैती के मामलों में 27% कमी आई है। लूट के मामलों में 30% से ज्यादा की कमी नोट की गई है। कत्ल के मामलों का इंदराज पिछले साल की बनिस्बत 12% कम दिखाया जा रहा है। फसादात में पिछले